नमस्कार। आप सभी को मैं आगाह करना चाहता हूं, इस समय एक वैश्विक बीमारी कोरोना फैली हुई है। कोरोना से जितना संभव हो सके आप बचें, सुरक्षित रहें, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और भरपूर विटामिन का सेवन करें। मैं आप लोगों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से विटामिन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज मैं विटामिन B2 की चर्चा करूँगा। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और रासायनिक सूत्र C10H16N4O6, और इसका अनुभार अगर निकाला जाएगा तो 376.4 होता है। राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 का संरचना सूत्र यह है, इसमें कुल 10 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथ में इसमें 16 हाइड्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यह बेंजीन समूह का एक सदस्य है। इसका IUPAC नाम 7-8-डाइमेथिल 10 अंडर ब्रैकेट 2HYL ब्रैकेट क्लोज 1-डाइऑक्सी 1 इन द ब्रैकेट 4-हाइड्रॉक्सी 2-ऑक्स-एंजोजी ब्रैकेट क्लोज पेरिडिनिन राइबोसोल होता है। जैसा कि विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर को स्वस्थ एवं सुरक्षित बना सकती है। आइए हम देखते हैं इस कड़ी में हमारे शरीर के लिए विटामिन B2 की क्या भूमिका होती है, इसका क्या महत्व है। विटामिन B2 के कारण ही भोजन पचता है। जो एंजाइम है, चाहे अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम हो, चाहे छोटी आंत द्वारा स्रावित एंजाइम हो, जो भी एंजाइम है विटामिन B2 के ही द्वारा सक्रिय होते हैं और भोजन को पचाने में सक्षम बनते हैं। साथ में छोटी आंत के जो रसायनकुल भोजन का अवशोषण करते हैं, उन रसायनों की अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी विटामिन B2 करता है। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका और ऊतक से हुआ है। अगर कोशिका हमारी स्वस्थ रहेगी, ऊतक हमारे स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यह विटामिन कोशिका और ऊतकों को भी स्वस्थ बनाता है, कोशिकांगों में गति प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर में हर समय तरोताजापन बना रहता है। त्वचा एकदम हमारी चमकीली रहती है, हमारा मन एकदम दुरुस्त रहता है, हमारी स्मृति शक्ति एकदम तेज रहती है। ये कोशिका और ऊतक के ही स्वस्थ होने का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का तात्पर्य है हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो, चाहे तमाम तरह की होने वाली क्रियाएं हो, इन क्रियाओं में
कुछ दूषित पदार्थ भी बनते हैं। कोशिका से कुछ कण टूट करके अलग भी होते हैं, जिन्हें मुक्त कण कहा जाता है। ये मुक्त कण अगर ऊतक में या कोशिका के आसपास में कहीं एकत्र हो जाते हैं तो भयंकर बीमारियां उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इन्हीं मुक्त कणों को नष्ट करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। साथ में पाचन शक्ति दुरुस्त कैसे रहेगी? लीवर हमारा सक्रिय रूप से कार्य करता है, पित्त का निर्माण करता है। ये विटामिन लीवर की सफाई भी करने के काम में आता है। जब मुक्त कण हमारे शरीर में नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी भी भयंकर बीमारियां नहीं होंगी। हम कैंसर से भी लड़ लेंगे और कैंसर होने से बच पाएंगे, हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की रक्त कोशिका का निर्माण करने में भी यह विटामिन सहायक होता है। रक्त हमारे शरीर के परिवहन का बहुत बड़ा माध्यम है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। रक्त का निर्माण भी दो खंडों में हुआ है। इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। चाहे प्लाज्मा हो चाहे रक्त कणिकाएं हो, ये सब कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए यह विटामिन बहुत ही सहायक होता है। जब यह विटामिन रक्त कोशिका के निर्माण में पूर्णतया सहायता करता रहता है और हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रक्त की उपस्थिति बनी रहती है, रक्त के अवयव पदार्थ उपस्थित रहते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाती, क्योंकि रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ऑक्सीजन से ही कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से निकाल करके बाहर ले आता है, जो नाक द्वारा बाहर निकल रही है। और हीमोग्लोबिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो यह प्रक्रिया नहीं होगी, और जब यह प्रक्रिया नहीं होगी हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसलिए इस विटामिन की भरपूर मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार्य चाहे हम करते हो, चाहे हमारे अंग करते हो, चाहे शरीर के अंदर के कोशिकाएं करते हो या कोशिकाएं और ऊतक करते हो, सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो यह विटामिन ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जब हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा इसके माध्यम से मिलती रहती है तो हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग, हमारी कोशिकाएं दुरुस्त रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, जिससे हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। यह त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। जब हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, हमारे त्वचा में झुर्री नहीं पड़ती है, हमारे त्वचा फटती नहीं है, तो हमारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। अर्थात यह विटामिन बुढ़ापा जैसे लक्षण को भी हटाने में सहायक होता है, तो हमारे शरीर को हर समय जवान बनाए रखने में भी सहायता करता है। सदैव इस विटामिन की सहायता से त्वचा स्वस्थ रहती है। त्वचा ही
मोतियाबिंद होगा, न ग्लूकोमा होगा जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, और न पुतली की समस्या हमारे शरीर में होगी। मोतियाबिंद में हमारी आंख पर एक पतली परत चल जाती है, बाद में डॉक्टर इसी का इलाज करते हैं। जब यह विटामिन उपस्थित रहता है तो परत नहीं जमने पाती। पुतली की समस्या में पुतली का ज्यादा फैलना या सिकुड़ना या इसी विटामिन की कमी या अधिकता से होता है, जिससे हमारे शरीर में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। तब हम आंख का चश्मा लेकर के इस व्यवस्था को सही करते हैं। लेकिन यदि अगर हम पर्याप्त मात्रा में इस विटामिन को लेते रहें तो हमारा शरीर, हमारा नेत्र कभी भी समस्या से युक्त नहीं होगा, सदैव समस्या से मुक्त रहेगा। हमारी पुतलियों में कोई समस्या नहीं होगी, हमें कभी भी मोतियाबिंद नहीं होगा। आगे यह विटामिन इतना आवश्यक है, इतना कार्य करता है कि जब हमारे शरीर में इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा रहती है तो हमारे सिर में न तो सिर दर्द होगा, न माइग्रेन होगा, जिसे आधा सीसी कहते हैं। आधा सीसी माने अधकपारी, आधे भाग में दर्द रहता है और बहुत भयंकर तीव्र पीड़ा रहती है। यह विटामिन इस पीड़ा को दूर करने में, सिर दर्द को दूर करने में सहायक होता है। न तो नेत्र में जलन होने पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में दो अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड, एड्रीनल ग्रंथि भी हैं। ये ग्रंथियां तमाम तरह के कार्य में उपयोग करती हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और एड्रीनलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है तो हमारे शरीर का अम्ल क्षार नियंत्रण बना रहता है, ताप का नियंत्रण बना रहता है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारा थायराइड बढ़ जाता है। एड्रीनलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में आपात व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहायक होता है। जैसे पानी में जब डूबते हैं हमारे शरीर की स्थिति आपात हो जाती है, हृदय अचानक बंद हो सकता है। ऐसी अवस्था में आग जलने में, सांप के डसने में हमारे शरीर को यह कुछ समय तक के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारी जीवन दशा बरकरार रहती है। यह विटामिन इन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इनकी कार्य में गति प्रदान करता है, ये सक्रिय बनाए रखता है। हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की पूरी कार्य व्यवस्था को संचालित और नियंत्रित करता है, जिसे सहायता देने में यह विटामिन सक्षम होता है। और साथ में हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन स्रावित होते, चाहे जिस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हो, उनको सक्रिय और नियंत्रित करने का कार्य भी यह विटामिन करता है। अब हमने जाना इस प्रकार से यह विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। अब ये जानेंगे कि हमारे शरीर में इस विटामिन की मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी कमी और इसकी अधिकता दोनों ही नुकसानदायक है। इसकी संतुलित मात्रा लेना हमें आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी अधिकता से हमारे शरीर में यकृत प्रभावित हो जाता है, यकृत की क्रियावृद्धि प्रभावित हो जाती है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में किलोसिस नामक रोग हो जाता है। और जब किलोसिस रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं: कमजोर पाचन शक्ति, होठ फट जाते हैं, त्वचा में झुर्रियां आ जाती हैं, त्वचा सिकुड़ जाती है, बुढ़ापापन नजर आने लगता है, त्वचा जलने लगती है, आंख जलने लगती है, साथ में सिर दर्द होता है, अधकपारी हो जाती है, मंद बुद्धि यानी हमारे अंदर सोचने समझने
करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, नाक त्वचा पर पपड़ी जम जाती है, अंत में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। अब हमें यह विटामिन कितना लेना चाहिए? तो 0 से 1 वर्ष तक के आयु के जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए 0.5 mg आवश्यक होता है। 1 से 3 वर्ष तक के बालकों में 0.1 mg की आवश्यकता होती है। 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए 1.2 mg और 10 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 1.5 से 1.7 mg इस विटामिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को 1.6 mg की आवश्यकता होती है और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को 1.7 mg की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भवती हो चाहे दुग्धपान कराने वाली महिलाएं हो, यह अपने भी शरीर की सुरक्षा तो करती हैं, इनके साथ में जो शिशु रहता है उनकी भी सुरक्षा करती है, उनको भी इन्हीं से पोषक पदार्थ प्राप्त होता है, इसीलिए उनको इस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। अब यह विटामिन हमें मिलेगा कहां से? इसके स्रोत क्या है? इस विटामिन को हम दूध से प्राप्त कर सकते हैं, सतावर, अंडे, मछली, मांस, जिगर, लाल मिर्च, किशमिश, कॉर्नफ्लेक्स, मटर, मशरूम, कद्दू, शकरकंद, पालक, गेहूं की रोटी, दही और सूखा मेवा, इन पदार्थों से इस विटामिन की भरपूर आपको मात्रा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप इन स्रोतों से विटामिन B2 की पूर्ति करें, स्वस्थ रहें, जिससे कि आपका शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम रहे, कभी भी आप बीमार न हो। इसी शुभकामना के साथ अब मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको विटामिन B3 के बारे में बताऊंगा, इसलिए जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और विटामिन के बारे में, शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में तमाम तरह की जानकारियां बायोलॉजी बाय डॉक्टर BS मिश्रा चैनल द्वारा प्राप्त करें। धन्यवाद।